फयाज साहब ये बताएं कि ये जो बात होती है 1 करोड़ रोजगार देने, तो ये तो बड़ी शुरू में इमरान खान साहब ने कह दिया कि जी कोई भी हुकूमत नहीं दे सकती, हमने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। और उसमें उन्होंने फिर वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर, यानी उनका फोकस आज आकर कंस्ट्रक्शन सेक्टर होता है। कभी वो सियाहत का कहते हैं, अगर सियाहत में भी देखें वहां भी कंस्ट्रक्शन नहीं आनी है, वहां भी ऐसी जगह होंगी कि जहां पर लोग जाकर ठहर सकें, तो तभी तो उस पर कहा जाता है कि जितना इमरान खान साहब सोच रहे थे या जितनी उनकी ख्वाहिश थी उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आई, उतने ज्यादा लोग नहीं आए, उतने ज्यादा रोजगार के मौके नहीं पैदा हो सके। क्या कहेंगे आप? देखें उसामा, थोड़ा सा मुझे एक टाइम दीजिएगा। जैसे अभी बहुत एक डिटेल डिस्कशन हो रही थी, एक गाड़ियों के ऊपर रिलीफ दिया गया और उसके ऊपर हम कंटिन्यूसली हम डिस्कस कर रहे हैं। देखें इन गाड़ियों का एक रिलीफ जो दिया गया, उसके साथ साथ सोचने की ये ज़रूरत है कि हमें मास ट्रांजिट और ट्रेन सिस्टम जो हमारा है, जो पूरी दुनिया में हम देखते हैं, हर आदमी एक अफोर्डेबिलिटी भी है, इसके बावजूद भी लोग गाड़ी नहीं लेते, लेकिन उनका एक अपना एक निज़ाम बना हुआ है जो कि ट्रेन के थ्रू या मेट्रो के थ्रू वो निज़ाम बनाते हैं और सारी पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बड़ा जो है मुतहर्रिक होती है और उस पर पब्लिक जो ट्रैवल करती है। और लोग चाहते भी हैं कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हम ट्रैवल करें, ना कि हम हर तरफ गाड़ियां ले जाएं। अगर चाइना की मिसाल देखें या दूसरी मिसाल देखें, तो हमें तो उन साइड को देखने की जरूरत है, बजाय बहुत इतनी डिटेल। एक गरीब आदमी को अगर रिलीफ आज मिला है एक गाड़ी के ऊपर 50-60 हज़ार रुपए के, देयर इज गुड फॉर हिम, उसके लिए अच्छी बात है। उसके लिए देखें ये 50 लाख घर जो बनना जो है वो कोई नामुमकिन जैसी बात नहीं है। हम हर साल जो है 3 लाख घर हमारे बनते हैं और अगर हम उसकी कैलकुलेशन देखें तो तकरीबन 2 से 2.5 लाख घर जो है हमें रिक्वायरमेंट 3 लाख की है और 2 से 2.5 लाख हमारे घर बनते हैं। जो डेफिशिएंसी है वो 50 से 60 हज़ार घरों की आती है। तो इन रूटीन अगर 5 साल का आप कैलकुलेशन करें तो इट कम्स तकरीबन 1.5 मिलियन टू 1.8 मिलियन घर तो वैसे ही बन रहे हैं। लेकिन यहां बात हो रही है 50 लाख घर उस खास तबके के लिए जिसकी जरूरत घर है और जिसको 30 लाख रुपए में एक घर बना के देना है, एक उसका ख्वाब है कि जो आज तक कभी पूरा नहीं हुआ। उनके लिए पॉलिसी मेकिंग की जरूरत थी और उसके लिए जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मैंने पहले भी बताया, कभी भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को कभी भी जो है जो फाइनेंसिंग नहीं की जाती थी। आज तो उस 20,000 और 25,000 20 से 30,000 रुपए जो कमाने वाला जो तबका है उसके लिए घर की जो है सहूलत प्रोवाइड की जा रही है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में अगर आप किराए के घर में 8-10 हज़ार जो आप दे रहे हैं वही अमाउंट जो है वो आप जो है उन बैंक्स को जो रिटर्न करेंगे जो किराए की मद में 10-12 हज़ार रुपए दे रहे हैं। ये तो सहूलत दी गई है उन घरों के लिए जो बनने हैं। आगे जो है इसकी अभी जो इसमें काम हो रहा है, अगले चंद आने वाले सालों में आपको पता चलेगा कि इसमें क्या ग्रोथ हो रही है और यही वो सेक्टर है कि जो एज ए गेम चेंजर साबित होगा आपके इकोनॉमिकल साइकिल के अंदर। जब ये चीजें काम होनी है, इंडस्ट्री की तरफ जब बात करें, इंडस्ट्री को बढ़ाने की जरूरत है, वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने। आज अगर टेक्सटाइल सेक्टर को आप देखें तो आज एक्सपोर्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं और जहां पे इस वक्त हमारे जो टेक्सटाइल सेक्टर है उनके पास एक्सपोर्ट के लिए जो ऑर्डर्स इतने हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो वो सारे सेक्टर्स जो है वो एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये ऐसा टाइम इंडस्ट्री को बढ़ाना ये ओवरनाइट काम नहीं है, ये टाइम टेकिंग जॉब है। इट टेक्स 6 महीने से 2 साल का एक टाइम लगता है, डिपेंड अपॉन द इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कि जब बढ़ेगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पे क्रिएट हो रही है। आज सच बात ये है कि स्किल्ड लेबर आप ढूंढने जाए, हमें स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है कराची में भी, जो कि जबकि कराची और सिंध की अगर हम बात करें तो इस वक्त यहाँ पे जो एक्टिविटीज कंस्ट्रक्शन की हैं वो उस तरह से नहीं है जो माजी में हमें कंस्ट्रक्शन की जो है एक्टिविटीज हम देख रहे होते थे। कराची हमेशा लीड करता था 80% के एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से एज ए नंबर 1। आज जो हम यहाँ पे फेस कर रहे हैं कुछ अप्रूवल्स के इश्यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, जो कब्जा माफिया के जो मसले मसाइल हैं, तो उस लिहाज से जो है यहाँ पे लोगों का कॉन्फिडेंस भी शेक हुआ है। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स भी वो भी अब इन चीजों से परेशान है कि हमें काम करने दिया जाए, मतलब तेजी से हम काम करें, इस इंडस्ट्री को हम ग्रो करें तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी मजीद क्रिएट हो। इन सारी चीजों के लिए आसानियां पैदा करने की जरूरत है, खासतौर पे इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। और आज जो टेक्सटाइल के लिए जो पैकेजेस गए ये खुशाइंद पैकेजेस हैं। हमेशा तनकीद बराए तनकीद की अगर हम बात करते हैं तो वो तो सारी जिंदगी पिछले 70 साल हम यही करते रहे और ग्रोथ हमारी, आज हम समझते हैं कि ये एक अच्छी डायरेक्शन में हम मूव हो रहे हैं। जिस तरह से हमारी जो टैक्स रिकवरीज हुई हैं, दो कि वो बजट में खसारे की सूरत में है, लेकिन एटलीस्ट नंबर्स तो हमारे अचीव होना शुरू हुए। अब हमें जरूरत है कि इस टैक्स नेटवर्क में जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है उसके ऊपर मजीद बर्डन डालने के
अब जो है नेटवर्क को बढ़ाने की जरूरत है। एक बहुत बड़ा हमारे जो एक बिजनेस कम्युनिटी जो लोग कारोबार करते हैं वो आज तक इस नेटवर्क में आए नहीं हैं। उसके लिए भी जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि लोगों को नेटवर्क में लाया जाए और जो ऑलरेडी नेटवर्क में उनके ऊपर कोई किसी किस्म की सख्ती या उनके साथ जो है मुश्किलात ना होनी चाहिए। और मजीद ये इंकरेजमेंट है उन नए लोगों को नेटवर्क में लाने के लिए जो आए और इस सिस्टम को अडॉप्ट करें और टैक्स नेटवर्क को टैक्स पे करें। तो यही वो होप्स हैं, वही एक टारगेट्स होते हैं कि जिनको अचीव करने के लिए ये काम सारा किया जा रहा है। अच्छा। आने वाले वक्त को आप देखें, अगला आने वाला साल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ एक बहुत बड़ी ग्रोथ आपको नजर आएगी पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह से रीजन में काम हो रहा है। तो हम समझते हैं ऑलवेज होप फॉर द गुड, उम्मीद हमेशा अच्छे के लिए रखनी चाहिए। सही। अच्छा बाबर डोगर साहब, गवर्नमेंट अपनी पूरी एफर्ट कर रही है और उसके साथ साथ दूसरे सूबों को भी जरूरत है कि उसी एफर्ट्स के साथ और उसी विजन के साथ आगे बढ़ाएं इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खास तौर पे। और साथ साथ में जो तो आपका क्या लगता है बाबर डोगर साहब के फिर तो जिस तरह कहा जा रहा है 9% सोच नहीं थी हुकूमत के 9% ग्रोथ होगी सनत में। ऑटोमोबाइल सेक्टर आप देख रहे हैं, गाड़ियां पहले से ज्यादा हैं, बिक रही हैं और ऑन पर बिकती चली जा रही हैं, ये भी नजर आ रहा है। इसी तरह से हमने देखा है कि फर्टिलाइजर पहले से ज़्यादा उसमें कंजप्शन बढ़ी है, सीमेंट सेक्टर की मैंने आपको मिसाल दी है। तो ये चीज़ें जिस तरह हो रही हैं, चलो रेमिटेंसेस का कहते हैं कि चलो वो तो बाहर से आ रहे हैं पैसे, जो एक बहुत बड़ी नेमत, खुद वज़ीर ख़जाना भी कहते हैं, इमरान खान कहते हैं, वरना हम पता नहीं कहाँ होते। ये पॉजिटिव्स तो हैं जो शायद अगले साल आम लोगों तक इसका कुछ रिलीफ पहुँचना शुरू हो जाए। उसामा साहब सारे फिगर्स को एक साइड पे कर दें, कुछ रियलिटीज़ हैं उसकी बात कर लेते हैं। डिप्टी कमिश्नर जेलम तब्दील हुआ, पीछे लैंड माफिया। डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला चेंज हुआ, पीछे लैंड माफिया। कमिश्नर 2 लाहौर के बदल गए, पीछे लैंड माफिया। कमिश्नर बहावलपुर चेंज हुआ, पीछे लैंड माफिया। कमिश्नर साहिवाल चेंज हुआ, पीछे लैंड माफिया। सारी सरकारी जमीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं, वहां पर हाउसिंग सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं। कोई ब्यूरोक्रेट सामने है उसको उड़ा के बाहर फेंक दिया जाता है। अरबों खरबों रुपए के लोगों के स्टेक लगे हुए हैं, आप इसको बूम कह रहे हैं। सारी पंजाब की सरकारी जमीनों पे वो कब्जे कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स जो है दिन दिहाड़े उड़ा के परे फेंके जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऑफिस से जाके फोन हो रहे हैं कि इस बंदे को उड़ा दें, इस बंदे को उड़ा दें, इसको इधर कर दें। जो बंदा जिसका जो दिल करता है, डीसी रेट पे जबरदस्ती लोगों से जमीनें खरीदी जा रही हैं। अगर आप इसको ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन में ये बूम आ रहा है, तो ये बड़ा अजीब बूम है। कल ये लगेगा कि सरकारी ज़मीन बचनी कोई नहीं है और सारी ज़मीनों पे कब्जे करके हाउसिंग सोसाइटीज़ गवर्नमेंट की ज़ेर सरपरस्ती बन जानी है। एक चीज़ मलीर में जो हुआ वो भी आपके सामने है। अब आ जाए दूसरी तरफ, डेवलपमेंट का बजट जो है उसकी तरफ आ जाए। यहाँ पर जो हालात है, मुझे जो लग रहा है, जो कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि इनकी कैपेसिटी नहीं है कि ये खर्च कर सकेंगे, ना फेडरल गवर्नमेंट की ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में पिछले 1 साल की मैं आपको सारी दास्तान सुना देता हूँ। चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, जितनी मीटिंग्स हुई हैं डेवलपमेंट ओरिएंटेड, मुझे कोई एक पंजाब में बड़ा प्रोजेक्ट दिखा दे जो लगाया हो। मैंने आपसे कहा 340 अरब रुपये का डेवलपमेंट का सारा था और उसमें से जो यूटिलाइजेशन हुई वो 140 अरब की हुई। 20 अरब रुपया ऑरेंज लाइन का उसको पे कर दिया गया। टोटल 50% भी इसकी यूटिलाइजेशन नहीं है डेवलपमेंट के बजट की। सीएम को जितनी ब्रीफिंग दी जाती हैं डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के हवाले से, जितने डिपार्टमेंट देते हैं, सीएम साहब जो हैं वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद की तरफ देखते हैं। वो कहते हैं जी आपकी चीज़ समझ लग गई, आपको बता देंगे कि ये प्रोजेक्ट अंडरटेक करना है या नहीं करना। उसके बाद वो मीटिंग खत्म हो जाती है। उसके बाद मीटिंग मिनट्स बनते हैं, ना ताहिर खुर्शीद उस पर साइन करता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ना सीएम खुद करता है, और उनको जुबानी कन्वे कर दिया जाता है कि जनाब इसको आप शुरू करें फिर देखा जाएगा। कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है पंजाब में जिसमें सीएम या सीएम सेक्रेटरी जो है वो उस पर अपने सिग्नेचर करता हो उसके मीटिंग मिनट्स में। कहा तो ये जा रहा है कि इनके साथ अब सख्ती से निपटा जाएगा जो लोग डेवलपमेंट का नहीं खर्च कर रहे हैं, उनको टारगेट दे दिया। सर इस सेटअप में, इस गवर्नेंस में, इस एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे नहीं लगता कि ये जो 500 अरब का पंजाब का डेवलपमेंट का बजट दे रहे हैं ये 200 अरब भी खर्च कर पाएंगे। बस कह रहे हैं कि साहब आपको एक बड़ी एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी चाहिए,
आपको एक बड़ा तगड़ा डिसीजन मेकिंग करने वाला सीएम चाहिए, वो आपके पास नहीं है। खान साहब अगर ये समझते हैं कि वो जनाब हफ्ते में एक दफ़ा आएंगे और यहाँ पर आगे ब्रीफिंग लेंगे और उसके बाद वो वापस चले जाएंगे और अगले जब एक महीने के बाद आएंगे तो फिर चीज़ें एक स्टेप आगे चलेंगी, उस तरह से ये सूबा तो नहीं चलता। और मुझे लग रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट के भी यही हालात हैं, वहाँ पर भी इसी तरह एक चीज़ प्रिवेल कर रही है। तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो इतने बड़े एम्बिशियस प्लान्स हैं ये सारे मटीरियलाइज हो जाएंगे, जबकि आपके पास ना एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी है, ना जो उनको जो पॉलिटिकल हेड्स ऊपर बैठाए हुए हैं वो कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। खान साहब खुद डिसीजन मेकिंग उस तरह से नहीं कर सकते, तो ये सारा कुछ किस तरह से मटीरियलाइज होगा? बजट आ गया, फिगर्स दे दिए, हदफ दे दिए, जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा अमीर अब्बास, आपको और मुझे, बाबर साहब तो खैर सीनियर है हमसे, तकरीबन 15 साल मैं बाबा आदम के साथ पैदा हुआ साहब सर आप हमारे बड़े हैं, लेकिन बहरहाल 15 साल तो मुझे भी हो गए। अमीर अब्बास लगभग आपको भी इतना अरसा हो गया होगा। मैंने नहीं देखा कभी भी बजट जो है उस पर ये कहा होगा जी उम्मीदों पर पूरी तरह से पूरा उतरा। हुकूमत ये कहती है जी इससे अच्छा हो नहीं सकता था, दूसरी तरफ हम देखते हैं जी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा। ये हमारा मसला भी है थर्ड वर्ल्ड कंट्री के तहत कि वो क्या गंजी नहाएगी क्या निचोड़ेगी क्या? पैसे नहीं है, कर्जों में चले जाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, चले पीछे से भी हम 20 साल 30 साल पीछे चले जाएं तब भी ये हाल होता है। तो जितना हमारे पास होता है ज़्यादा कर्जों की अदायगी में चला जाता है, फिर ना सेहत के लिए बचता है ना तालीम के लिए। चाहते तो हम हैं कि हर तरफ हम खर्चा कर सकें, उसके लिए दो ही रास्ते हैं, दो ही कमाइयाँ हैं, या एक्सपोर्ट करके हम बाहर से आमदनी बढ़ा लें, दूसरा जो अंदर कमाई हम कर सकते हैं वो है टैक्स कलेक्शन। उसमें जो बेहतरी हुई है, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में जी 4000 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया गया। यकीनन ये नाकाफ़ी है और तमाम नज़र आ रहा है जितनी हमारी इकॉनमी है उसमें से पूरी दुनिया को, इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं है, आप बता सकते हैं कि जी इस इकॉनमी में से इससे कम दुगना आना चाहिए टैक्स जितनी ये इकॉनमी है। तो आपको लगता है कि वज़ीर ख़जाना जो कह रहे हैं कि जनाब अब हम जेल भेज देंगे जो टैक्स चोर होगा, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि लोगों को हिरासा नहीं किया जाएगा, सेल्फ असेसमेंट भी होगी कि आप खुद दे दें, और ये जो इंटरेक्शन है कि वो कहते हैं जनाब 10 लाख, वो छोड़ें 10 लाख टैक्स आपने किधर देना है, लाएं 2 लाख 3 लाख रुपया दें और 1 लाख आप भरें, बस जाएं याशी करें। और अगर आप कहेंगे, ये मैं आपको ज़ाती एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा कि क्या उसके मुहरकात थे, कि मुझे ये चीज़ पता चली कि अगर कोई जाकर कहता है नहीं जी मुझे तो ये 10 लाख देना है, वो फिर 10 नहीं, उसको वो इतने चक्कर लगवाएंगे कि 15-20 देकर वो जाए कम से कम, फिर नहीं, वो कहते हैं हमारे पास नहीं आ रहे तो फिर हमारी ऐसी तैसी और बड़े उनके भर पे होंगे। तो ये आपको लगता है हुकूमत कर सकेगी, ये टैक्स कलेक्शन बेहतर कर सकेगी? बड़ा अहम सवाल है आपका उसामा, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो उससे पहले मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये मियाँ वाली से एक बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं जुनैद खान। जुनैद ये आपकी ट्रांसमिशन देख रहे हैं तो उन्होंने मुझे मैसेज किया है, चूँकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का हल्का है मियाँ वाली जी, अभी आज उन्होंने 20,000 रुपये मिनिमम वेज रेट किया है। मियाँ वाली में जहाँ हल्का है प्राइम मिनिस्टर का, वहाँ जो कोयले की कानें हैं, उन कोयले की कानों में आज भी 300 रुपये डेली वेज पर मजदूर काम कर रहे हैं। 300 रुपये दिहाड़ी पर वज़ीर आज़म के हल्के में लोग काम कर रहे हैं। एक वहां पे इलाका है सिकंदराबाद, वहां पे एक मुकामी एक सीमेंट फैक्ट्री है, उस सीमेंट फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं, यानी पूरी दुनिया में 8 घंटे जो आपके वर्किंग आवर्स हैं, अब तो दुनिया में इसको भी रिड्यूस किया जा रहा है, ऐसे ही है, यानी 5 डेज अ वीक से भी कम किया जा रहा है। 8 घंटे वर्किंग आवर्स है, 12-12 घंटे प्राइम मिनिस्टर के हल्के में एक सीमेंट फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हैं, और उनको जो मुआवजा है वो 8 घंटे के बराबर भी नहीं दिया जा रहा। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब के अपने हल्के की हालत है। तो जब आप मजदूर का इस तरह से इस्तेसाल करेंगे और उसको इस तरह से एक्सप्लॉइट करेंगे, आपने 20,000 17,000 थी शायद, आपने उसको बढ़ा के 20,000 कर दिया, यहां तो लोगों को 17,000 भी नहीं मिल रही है। तो ये जो पहले डोगर साहब कह रहे थे ना कि ग्राउंड रियलिटी, तो ग्राउंड रियलिटीज तो बड़ी तल्ख हैं, और प्राइम मिनिस्टर तक वो ग्राउंड रियलिटीज शायद अब इसलिए भी नहीं पहुंच पा रही क्योंकि जो वज़ीर आज़म, ऐवान वज़ीर आज़म है हमारा, या ऐवान सदर है, या जो ऐवान वज़ीर आला, या जो हमारे गवर्नर हाउसेज हैं, ठीक इनकी दीवारें जो है वो फसील नुमा होती हैं उसामा, और उन फसीलों से आवाजें जो है वो अंदर की टकरा के वापस आती हैं। सही बात, और वो अच्छी अच्छी आवाजें होती हैं, बाहर से उठने वाली चीखो पुकार जो है वो उन फसीलों से पार उस तरफ नहीं जा पाती है। अच्छा। जो आपने टैक्सेस की बात की है, देखें अभी भी पूरी दुनिया में एक जी जल्दी से मुकम्मल करें, सिर्फ एक बात, पूरी दुनिया में एक 1 लाइन फार्मूला है कि एवरी पेनी इज टैक्सेबल। आप कुछ भी कमाएंगे आप उसके ऊपर टैक्स देंगे। दुनिया में जो गलीज इंडस्ट्रीज है ना, मैं नाम नहीं लेता इस वक्त नेशनल टीवी पे,
वो उन इंडस्ट्री से भी टैक्स लिया जाता है दुनिया के अंदर। हमारे यहां तो खैर उसकी इजाजत नहीं है, लेकिन टैक्स लिया जाता है। तो हमारे यहां आप देख लें, ये बड़े बड़े गुलकार राहत फतेह अली खान और ये फलाना ढमकाना, ये 50-50, 70-70 लाख रुपए लेते हैं एक कॉन्सर्ट का। इनसे टैक्स लिया जाता है क्या इतना? डॉक्टर शाम को जो क्लिनिक में बैठ के जितना माल बनाता है, डॉक्टर से टैक्स लिया जा रहा है। ये जो लोगों ने शाम को अकेडमीज बना रखी हैं, यानी आपके बहुत सारे अनरजिस्टर्ड ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपका एफबीआई नाकाम है उनको टैक्स नेट में लाने।